नमस्कार साथियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज से हमने संस्कृत भाषा के रीट 2021 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है वो शुरुआत की है। इस टेस्ट सीरीज में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम जो नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके ऊपर आधारित आपको 30 प्रश्न दिए गए थे। जिस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी तरह से आपको ये पेपर दिया गया था। आशा है आपने सभी प्रश्न है वो अच्छी तरह से हल किए हैं, और यदि अब आपके किसी प्रश्न में डाउट है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहकर अपने प्रत्येक डाउट को क्लियर कर लें। साथ में ही हम इस प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिए गए थे, पेपर में प्रत्येक प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए थे उनके ऊपर चर्चा करते हुए हम एक्स्ट्रा फैक्ट की वो जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षर में दिखाई देने वाले सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर लें, और पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एक एक प्रश्न को। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपको इस पेपर में दिया गया था, शिक्षण मूल्यांकन से कति भेदाः सन्ति। तो साथियों, अपना आंसर है वो भी कमेंट करते चलें साथ साथ में, और वीडियो को पूरा देखकर अंत में आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे त्रयः है, द्वे है, चत्वारः है, षट् है। तो साथियों, शिक्षण मूल्यांकन के दो भेद होते हैं, एक होता है आंतरिक मूल्यांकन और एक होता है बाह्य मूल्यांकन। इस तरह से शिक्षण मूल्यांकन है वो दो तरह का होता है। तो इस पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा, द्वे। अब देखें नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, अनुवाद है शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है अनुवाद शिक्षण का? पहले ऑप्शन में दिया गया था छात्रेषु संस्कृत लेखन से योग्यतोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता का उत्पादन करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया था छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और तीसरे ऑप्शन के रूप में दिया गया था शब्दकोश से वृद्धि भवति, अनुवाद शिक्षण से शब्दकोश की वृद्धि होती है। तो इस तरह से साथियों, इस दूसरे प्रश्न में ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन को बताने के लिए जो चौथे ऑप्शन में दिया गया था सर्वम, ये ऑप्शन सही होगा। इसमें सभी ऑप्शन हैं वो सही है। अनुवाद शिक्षण के द्वारा संस्कृत लेखन की योग्यता का भी उत्पादन होता है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए फटाफट से। और साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। लाइक और शेयर करने से साथियों हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, इसलिए आप अपना मोटिवेशन है वो लगातार हमें प्रदान करते रहें, जिससे हम आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा प्रश्न दिया गया था उपचारात्मकम शिक्षणम भवति। उपचारात्मक शिक्षण में होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिया गया था छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम पठनस्य अभ्यासः लेखन कलासु निपुणता सर्वमपि। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें साथियों छात्रों की त्रुटि का निवारण किया जाता है, यानी छात्रों की जो त्रुटियां रह जाती हैं उनको दूर करने का प्रयास है वो उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। इसलिए इस तीसरे प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। अब देखें नेक्स्ट चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया था
चतुर्विध भाषा कौशला नाम कर्म निर्धारणम अस्ति। 4 प्रकार के भाषा कौशलों का कर्म निर्धारण है। साथियों, ये पहले जब हमने भाषा कौशल का टेस्ट दिया था उसमें भी इस प्रश्न को दिया गया था और आपने इसका जो प्रश्न का आंसर है वो भी लगभग विद्यार्थियों ने यहाँ सही दिया है। इसमें ऑप्शन दिए गए थे श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम, श्रवणम लेखनम पठनम भाषणम, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम। तो साथियों, इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LSRW, यानी लिसन, स्पीक, रीड और राइट। सबसे पहले लिसन यानी सुनना, सुनने को संस्कृत में कहते हैं श्रवणम, और फिर एस यानी स्पीक, स्पीक यानी भाषण, और फिर रीड यानी पठनम, और राइट यानी लेखनम। तो इस तरह से सी ऑप्शन इस चौथे प्रश्न का सही था। अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न, संस्कृतस्य मूल्यांकनस्य हेतोः प्रश्नाः भवेयुः। संस्कृत मूल्यांकन के लिए प्रश्न होने चाहिए, यानी किस तरह के प्रश्न होने चाहिए संस्कृत का मूल्यांकन करने के लिए? निबंधनात्मकः, लघुत्रात्मकः, अति लघुत्रात्मकः और समन्वितः। तो साथियों, संस्कृत का मूल्यांकन करने के लिए निबंधात्मक, लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक सभी प्रकार के प्रश्नों का समन्वय होना चाहिए। तो इस तरह से 5वें प्रश्न का डी ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए 6ठा प्रश्न, क है प्रयोग है शुद्ध है। यहाँ कौन सा प्रयोग शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, अलम हसीताय, अलम हसीतेन, अलम हसीतः, अलम हसीतस्य। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए अपने आंसर है उसको। तो यहाँ साथियों, अलम शब्द है उसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए हसीताय में चतुर्थी विभक्ति है, हसीत है इसमें प्रथमा विभक्ति है और हसीतस्य इसमें षष्ठी विभक्ति है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग है वो दूसरे ऑप्शन में किया गया है, अलम हसीतेन। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न, मनोरथ है इत्यत्र संधि विच्छेदः क अस्ति। मनोरथ में कौन सी संधि, मनोरथ है उसका क्या संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन दिए गए थे, मनः प्लस रथ है, मनस प्लस रथ है, मनो प्लस रथ है, मनु प्लस रथ है। तो ये दोनों ऑप्शन हैं वो किसी भी हाल में नहीं होंगे। अब आपके कंफ्यूज है वो इन 2 ऑप्शंस में हो सकता है। तो साथियों, इसका संधि विच्छेद तो मनः प्लस रथ होता है, लेकिन इस मनः में मनस है वो मूल शब्द है, मनस प्लस रथ है ये इसका मूल रूप है, लेकिन इसका संधि विच्छेद है वो मनः प्लस रथ होगा। इस विसर्ग के स्थान पर ही स आदेश होते हैं। तो इस 7 के प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मनः प्लस रथ यानी विसर्ग संधि है तो विसर्ग यहाँ आएगा। इस तरह से आप याद रखिए, मनः प्लस रथ ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 8 का प्रश्न, शुद्धम पदम अस्ति। शुद्ध पद कौन सा है? ये प्रश्न भी आपको अशुद्धि संशोधन वाला जो टेस्ट दिया गया था उसमें दिया गया था और लगभग विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को सही किया है। अंतरराष्ट्रीयम, अंतरराष्ट्रीयम, अंतरराष्ट्रीयम और अंतरराष्ट्रीय, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर है वो बी का होगा, अंतरराष्ट्रीयम। अंतरराष्ट्रीयम भी नहीं होगा, आंता भी नहीं होगा और अंत भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 9 का प्रश्न, लेखन कलायाः अत्यधिकं महत्वं वर्तते। लेखन कला का अत्यधिक महत्व है, किसमें है? मंचेषु यानी मंच पर, नाट्य स्थलेषु यानी नाट्य स्थलों पर, और गृहेषु यानी घर पर, और विद्यालयेषु यानी विद्यालय में। तो साथियों, लेखन कला का अत्यधिक महत्व है वो विद्यालय में होता है, क्योंकि मंच है उसके ऊपर संभाषण कला का विकास होता है, संभाषण को महत्व दिया जाता है, और साथ में ही अभिनय है उसको भी महत्व दिया जाता है, और नाट्य स्थल है उसमें भी संभाषण को महत्व दिया जाता है, घर है उसमें भी भाषणम या संभाषणम इस कला को महत्व दिया जाता है। तो लेखन कला है उसको विद्यालय में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से 9 का प्रश्न है उसमें डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए
10 से लेकर के जो 14 तक के प्रश्न हैं वो इस गद्यांश के ऊपर आधारित है। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश आधारित कृत्य निम्न व्याकरण संबंधिनः प्रश्नः समाधेय। इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं एक बार। संस्कृत भाषा जगतः सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्ता च वर्तते। साधारण सी इसकी भाषा है, कोई ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। अनंता अनंत वर्षेषु व्यपगतेषु अस्याः माधुर्यम् उदारत्वं च नाद्यापि विकृतम्। पाश्चात्य देशीयाः विचारशीलाः कील हारन मैक्स मोलर मैकडोनाल्ड कोथादयः विद्वांसः संस्कृत भाषायाः प्रशंसाम् अकुर्वन्। यानी जो ये अंग्रेज विद्वान हुए हैं वो भी संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हैं। सर्वासाम आर्य भाषाणाम उत्पत्ति ही एतः एव बभूव। पुराः सर्वे जना संस्कृत भाषा एव अभाषन्तः अतः सर्वमपि प्राक्तनं साहित्यं संस्कृत भाषायाम् एव उपलभ्यन्ते। सर्वे प्राचीनतमः ग्रन्थाः चत्वारः वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। वेदेषु मानव कर्तव्य अकर्तव्ये सम्यक् निर्धारणम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये भारतस्य गौरवम् उद्घोषयति। समस्त देशं च एकता सूत्रे बध्नाति। अस्य साहित्यस्य प्रचारः प्रसारश्च नितान्तं लाभप्रदः। एतं ज्ञानं विहीनस्तु पशुरेव। यानी संस्कृत के ज्ञान के बिना पशु है। तो ये एक गद्यांश है। अब इसके ऊपर आधारित जो 5 प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। तो देखिए, 10 का प्रश्न, जगतः इत्यत्र काहा विभक्ति। यहाँ देखिए, जगतः शब्द इस पैराग्राफ से लिया गया है। तो इस जगतः पद है उसमें कौन सी विभक्ति है यह आपको बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी और तृतीया। तो जगत शब्द आपने पढ़ा ही होगा। जगतः ये दोनों रूप हैं वो पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में होते हैं। कौन सी विभक्ति में होते हैं? पंचमी और षष्ठी। तो यहाँ पंचमी ऑप्शन नहीं है, षष्ठी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से 10 का जो प्रश्न है उसमें 2 का ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए 11वां प्रश्न, व्यपगतेषु। ये गद्यांश से एक शब्द उठाया गया है। व्यपगतेषु इत्यत्र क्या है संधि, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे यण संधि, विसर्ग संधि, पररूप संधि और वृद्धि संधि। तो देखिए इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा? व्यपगतेषु प्लस अपि। तो यहाँ देखिए इस उ के स्थान पर वह हुआ है, तो ये इको यणचि सूत्र के आधार पर हुआ है, तो यहाँ यण संधि होगी। इस उ सु में जो उ है उसके स्थान पर वह करके गतेषु व्यपगतेषु अपि ये रूप बनता है। तो यहाँ 11वां जो प्रश्न है उसमें ए का ऑप्शन सही होगा, यानी यण संधि है यहाँ। अब देखिए 12वां प्रश्न है वो विकृतम पद है, वो आपके इस गद्यांश से लिया गया है। इत्यत्र क है प्रत्यय, यानी विकृतम है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको बताना है। कत्वतु, कत्वाह, कत और नवुल ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ देखिए विकृतम है उसमें कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कत प्रत्यय युक्त नपुंसकलिंग का ये रूप है। कत प्रत्यय पुल्लिंग में बनता है विकृत है, और स्त्रीलिंग में बनता है विकृता, और नपुंसकलिंग में बनता है विकृतम। इस तरह से इस कत प्रत्ययांत जो पद होते हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखें नेक्स्ट 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न दिया गया है संस्कृत भाषायाम कति ही वेदाः। संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं? तो अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा था कितने वेद हैं। ऑप्शन आपको दिए गए थे सप्त, पंच, 10 और चत्वार हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है साथियों? चत्वार है, यानी 4 है। तो इस तरह से इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, चत्वार है वेदाः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं संस्कृत भाषा में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब देखिए 14वां प्रश्न, एकता सूत्रे। ये भी आपके पैराग्राफ से लिया गया पद है।
इत्यत्र समास विग्रह कह, इसका समास विग्रह क्या होगा? एकतायाः सूत्रे, एकता सूत्रे, एकताम सूत्रे, एकस्मिन सूत्रे, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। आपने क्या सही किया है ऑप्शन वो कमेंट कर दें। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, एकताया सूत्रे, यानी एकता के सूत्र में यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब देखें नेक्स्ट 15वां प्रश्न। हरि वैकुंठ में रहता है, संस्कृते अनुवादः कुरुते। हरि वैकुंठ में रहता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करके बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए थे आपको, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम वसति, हरि वैकुंठे अधिवसति, हरि वैकुंठे उपवसति। तो यहाँ साथियों देखिए, पहला जो ऑप्शन है उसमें अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग किया गया है। तो जब अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग जहां भी किया जाता है तो उसके कर्म में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ वैकुंठम है वो इसका कर्म है, तो इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस 15 का जो प्रश्न है उसका ए ऑप्शन ही सही होगा। अब देखिए बी ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ वसती है, यहाँ इससे पहले अधि उप और अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह वैकुंठम है, उसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता। अगर यहाँ यह होता हरि वैकुंठे वसति तो ये ऑप्शन भी सही होता। और यहाँ देखिए वैकुंठे कर दिया, लेकिन वसति है उसके साथ में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अधि उपसर्ग जुड़ने से यहाँ वैकुंठ है जो शब्द है वो गलत हो गया, यानी यहाँ द्वितीय भक्ति होती, सप्तमी भक्ति नहीं होती। और यहाँ भी वस धातु के साथ में उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी सप्तमी भक्ति न होकर के द्वितीय भक्ति होती। तो इस तरह से जो 15 प्रश्न है उसमें बी का ए का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 16 का प्रश्न। सह पत्रम लिखति इति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुते। सह पत्र लिखति, पत्रम लिखति, इस वाक्य को आपको वाच्य परिवर्तन करके लिखना है, यानी ये कर्तरी वाच्य का है तो इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्म वाच्य में परिवर्तित करने के लिए साथियों मैंने वाच्य परिवर्तन को पढ़ाते समय आपको बताया था, यदि वाच्य परिवर्तन और प्रत्येक टॉपिक का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में रीट 2021 नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप इस रीट के सिलेबस से संबंधित 50 वीडियो के लगभग उसके ऊपर उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो प्रत्येक टॉपिक को लेकर के हैं। और साथ में ही 17 टेस्ट हम अलग अलग टॉपिक के कर चुके हैं, वो सारे टेस्ट और उनका सॉल्यूशन है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उनको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ देखिए जो कर्ता दिया गया है उसमें तृतीय भक्ति कर देंगे। जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो जो कर्ता है उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो सह का तृतीय भक्ति में तेन हो जाएगा। तो यहाँ तेन देखिए 2 पदों में 2 ऑप्शंस में दिया गया है, तो पहला और चौथा ऑप्शन है वो तो कट हो गए, यानी ये तो होंगे नहीं। अब यहाँ जो धातु है वो आत्मनेपदी हो जाएगी, ये प्रश्मेयपदी धातु है उसका रूप आत्मनेपदी धातु में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखती है वो प्रश्मेयपदी में है, इसलिए यह ऑप्शन भी कट हो गया और आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी का होगा। तेन पत्रम लिख्यते, ये इसका वाच्य परिवर्तित होकर के रूप बनेगा। तो इस तरह से बी का ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 17 का। निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? सह ईश्वरम नमति, सह ईश्वराय नमस्करोति, सह ईश्वरस्य नमस्करोति और सह ईश्वरेण नमस्करोति। तो यहाँ तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज है तो साथियों आपको यहाँ इन 2 ऑप्शंस को लेकर के है। अब यहाँ देखिए ये नम है और उसके साथ में करोति लगा दिया, तो यहाँ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अगर जहाँ भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ फिर नमः के योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। अगर आपने नमति नमस्करोति ये रूप रखा है तो वहाँ आपको द्वितीय भक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी भक्ति का प्रयोग करेंगे साथियों? द्वितीय भक्ति का प्रयोग करेंगे। और डायरेक्ट अगर ये आ जाए नमः नमस्करोति नमति, ये ना आकर के नमः आए
तो फिर आपको साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ईश्वराय नमः है, स है ईश्वराय नमस्करोति नहीं, अगर इस नमस्करोति की जगह होता नमः है तो फिर ये ऑप्शन आपका सही होता। और नमति नमस्करोति क्रिया के रूप में अगर जहां भी आता है तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों क्रम में। तो इस तरह से इसका 17 का जो प्रश्न है उसमें ए का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 18 प्रश्न, निम्न सुक्ते है मूल रूपम अस्ति। निम्न सुक्ति का मूल रूप क्या है? ये एक सुक्ति है साथियों, इस सुक्ति को ही घुमा फिरा करके अलग अलग रूप में लिखा गया है, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन है उसमें ये सुक्ति है वो सही दी हुई है, बाकी गलत है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया था अहितम मनोहारी च सुलभम वचः है, तो यहाँ देखिए सुलभम, सुलभम नहीं दुर्लभम होता है, तो सुलभम ये 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए 2 ऑप्शन तो कट हो गए। और अहितम भी नहीं होता है, हितम होता है। अब यहाँ तीसरे ऑप्शन को देखिए, हितम अमनोहारी, तो यहाँ भी अमनोहारी आ गया, मनोहारी है अमनोहारी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? जो बच गया वो राइट आंसर है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये एक सुक्ति है। तो इस तरह से 18 का प्रश्न है उसमें डी का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 19 का, बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य से अनुवाद अस्ति। वाक्य का अनुवाद करना है, सिंपल सा है साथियों। ऑप्शन आपको दिए गए थे, बले वसुधाम याचते, बलिम याचते वसुधाम, बलि याचते वसुधा, बलिना याचते वसुधा। तो यहाँ देखिए साथियों एकथितम च एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, वहाँ याच धातु दी गई थी। याच धातु के योग में याच धातु के जो कर्म है उस कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए याचते, और इसका याचते का कर्म क्या है? बलिम, तो इसे बलि है उस बलि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो बलिम याचते वसुधाम, यह ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ तो वसुधा वसुधा दिया हुआ है तो ये तो गलती हो गई, और यह बलिदान तृतीय विभक्ति दी गई है, और यह बलि है उसमें प्रथम विभक्ति है, और साथ में विसर्ग भी आएंगे इसके, और बले है वो पंचमी और षष्ठी का रूप है, इसलिए ये गलत हो गए। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का रूप दूसरे ऑप्शन में किया गया है, तो इस 19 के प्रश्न में बी का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम कौशलम विद्यते। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी आपने पीछे हल किया है इसको, LSRW लिसन, लिसन यानी श्रवणम, वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 21 का प्रश्न, नाटक पाठ योजना शिक्षक है कारयति। नाटक पाठ योजना को शिक्षक करता है। नाटक की जो पाठ योजना है उसमें शिक्षक क्या करता है? कारयति यानी क्या करता है? पाठनम, अभिनयम, लेखनम, वाचनम। तो साथियों सिंपल है, नाटक की जो पाठ योजना है उसमें शिक्षक क्या करता है? अभिनय करता है, अलग अलग जो पात्र हैं उनका अभिनय करता है। तो इस तरह से बी का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 22 का प्रश्न देखिए, ये भी बड़ा ही इजी प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटकम, महाकाव्यम, खंडकाव्यम और कथा। तो इसका राइट आंसर होगा नाटकम। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, उन 7 रचनाओं में 3 नाटक हैं वो प्रसिद्ध हैं, और उन नाटकों में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा मालविकाग्निमित्रम और एक विक्रमोर्वशीयम, इस तरह से 3 नाटक थे, और महाकाव्यम थे रघुवंश और कुमार संभवम। रघुवंश और कुमार संभवम, ये कुमार संभवम ये थे आपके 2 महाकाव्य, और खंड काव्य है उसमें ऋतु संहार और मेघदूतम, और इसके अलावा ये हो गए आपके 7 रचनाएं। अब देखें नेक्स्ट 23 का प्रश्न, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवण है उसमें अनावश्यक क्या है? तो यहां देखिए
कथा श्रवणम, सरल भाषा, कथायाः मुख्य विशेषता और पुस्तक से प्रयोग। तो कथा सुनने में अनावश्यक क्या है? कथा सुनना, कथा श्रवणम का मतलब कथा सुनना, ये तो आवश्यक है ही कथा में, कथा सुनने में। और सरल भाषा होनी चाहिए, और कथाया मुख्य विशेषता यानी कथा की मुख्य विशेषता भी होनी चाहिए, लेकिन पुस्तक का प्रयोग उसमें नहीं होता, ये अनावश्यक है। यानी कथा सुनाने में पुस्तक का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से 23 का प्रश्न है, उसमें डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 24 का प्रश्न, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित है शब्द है अस्ति। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इन 4 ऑप्शन में? पहला दिया गया था अनुराग है, तो इसमें तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। पराग है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। विराग है में वी उपसर्ग लगा हुआ है, और संलाप में सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट 25 का प्रश्न, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति ही मुख्योद्देश्यम अस्ति। भारतीय संस्कृतेः परिचयः, स्वाध्यायं प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम, शुद्धोच्चारणस्य सामर्थ्य प्रदानम और पठनम। तो साथियों ये ऑप्शन है वो टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ सर्वे होना चाहिए था। और इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन है वो संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति के मुख्य उद्देश्य थे। इस वजह से ये ऑप्शन गलत होने की वजह से आपका जो प्रश्न पेपर है उसमें से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन आप वीडियो में इस प्रश्न को याद कर लें, यहाँ ये ऑप्शन गलत होने की वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। ऑप्शन में यहाँ सर्वे शब्द आना चाहिए था, लेकिन पठनम यहाँ लिख दिया गया। तो यहाँ इनके जो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति थी उसके तीनों उद्देश्य थे। अब देखें नेक्स्ट 26 का प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशम आधारीकृत है। प्रश्न है 26 तक है 30 पर्यंतम समाधेय, यानी 26 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्य के आधार पर देने हैं। पद्य दिया गया था, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। यहाँ देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है साथियों ये। जब विपदा आ जाए उसके बाद में उसके ऊपर विचार करना गलत है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना गलत है। जिस तरह से हमारे घर में आग लग जाए और उसके बाद में यदि हम कुआं खोदने की सोचें तो वो युक्त नहीं है। यह इसका साधारण सा अर्थ है। अब देखिए इस पद्य के ऊपर आधारित हम 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनको एक एक करके हल करते हैं। 26 का प्रश्न दिया गया था, चिंतनीयः इत्यत्र प्रत्ययोरस्ति। चिंतनीयः इस पद में कौन सा प्रत्यय है? इया, निया, अनियर और आनिय। तो यहाँ साथियों इसका सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रत्यय में चिंत प्लस अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय करके चिंतनीय शब्द बना है, तो यहाँ अनियर प्रत्यय होगा। अब देखिए 27 का प्रश्न, कूप खननम इत्यत्र समासः अस्ति। कूप खननम यहाँ समास कौन सा है? बहुब्री तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव है। तो यहाँ साथियों इसमें होगा तत्पुरुष समास। कूपस्य खननम ये इसका विग्रह होगा, यानी यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। कूपस्य खननम कुएं को खोदना। अब देखें नेक्स्ट 28 का प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश है कति अव्यय पदानि सन्ति। उपयुक्त पद्यांश में कितने अव्यय पद हैं? द्वौ, त्रीणि, चत्वारः, पंच। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो अव्यय पद कौन से होते हैं साथियों? जिनके रूप तीनों लिंगों और तीनों पुरुषों और वचनों में एक समान रहते हैं, यानी उनके रूप कभी भी बदलते नहीं हैं। तो साथियों एक बार चलिए हम उस पद्य को देखते हैं। और यहाँ देखिए एक अव्यय पद तो है इसमें ही, और एक यहाँ देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो आदाव प्लस एव पद है, एव उपसर्ग है वो यहाँ से निकलेगा, एक एव, और एक इसमें दिया गया है न। इसके अलावा कोई भी इसमें अव्यय पद नहीं है। तो इस तरह से इसे जो पद्य दिया गया है उसमें 3 अव्यय शब्द हैं। तो इस तरह से जो 28 का प्रश्न है उसमें बी का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 अव्यय पद इसमें दिए गए हैं। अब देखिए 29 का प्रश्न, वह्निना पदेः का विभक्ति अस्ति।
वन्यना पद है उसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और षष्ठी। तो साथियों वन्यना है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और अब देखिए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है गृहे इत्यस्य पर्याय नास्ति। गृह शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। सदने, आलये, गृहे और मंदिरे। तो यहाँ देखिए सदन है वो भी घर को कहते हैं, आलय भी कहते हैं और मंदिर भी कहते हैं, लेकिन ग्रह है वो उपग्रह है इनको कहते हैं, यानी जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और ये जो ग्रह हैं उनको ग्रह कहते हैं, न कि घर को कहते हैं। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। मंदिर है वो भी घर को कहते हैं। कई साथी हैं वो मंदिर है वो ऑप्शन सही कर रहे हैं, लेकिन मंदिर शब्द है वो घर का पर्यायवाची होता है। तो साथियों आशा है आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह का हमें 10-12 टेस्ट हैं वो करने वाले हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है उसके नीचे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया जाता है, तो आप उनको ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये जो भी टेस्ट सीरीज और वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किए जाते हैं उनकी सूचना आपको मिलती रहे। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप